हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने MCU सीरीज़ में फाइनली मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी है एंड आज जो हमारा लेक्चर है वो सेकेंड लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, पंजाब एंड मैसूर जो है उसे डिस्कस करेंगे। मतलब बंगाल, पंजाब, मैसूर जो है इन एरियाज़ को कॉन्कर करने के लिए कौन कौन सी बैटल्स हुए, कौन सी ट्रीटी साइन हुई है, कौन रूल कर रहा था, वो सारी ही चीज़ें हम लोग आज के इस लेक्चर में MCQ के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which of the following was last governor of Bengal was appointed by Mughal emperor? तो निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम राज्यपाल था? ठीक है, सो वो बंगाल के लास्ट गवर्नर कौन थे जिसे एक मुगल एम्परर ने अपॉइंट करा था, बिकॉज बाद में तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। तो वो लास्ट गवर्नर जिसे मुगल एम्परर, जिनका नाम है फर्रुखसियार, उन्होंने अपॉइंट करा था, वो थे मुर्शिद कुली खान। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। So Farrukhsiyar, the Mughal emperor, he promoted Murshid Quli Khan to emperor of Bengal in 1770. शुजाउद्दीन, जो कि सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के, वो बाद में बंगाल के गवर्नर बनते हैं आफ्टर डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान, हु वॉज ड्यूली रेटिफाइड बाय मुगल एम्परर, जिनका नाम है मोहम्मद शाह। ठीक है, जिनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इनके जो फादर थे वो लास्ट गवर्नर थे ऑफ बंगाल, जिन्हें फर्रुखसियार ने क्या करा था, अपॉइंट करा था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, which of the following was consolidated, which of the following war consolidated British supremacy over India? ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत पर ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत किया? हम सभी जानते हैं कि बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर दोनों ही जो है वॉर कंप्लीट ब्रिटिश सुप्रीमेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट कहीं ना कहीं शुरुआत बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी। ठीक है, जहां से फाइनली जो है ब्रिटिश पावर धीरे धीरे भारत में कंसोलिडेट होने लगा, उनकी सुप्रीमेसी जो है भारत में इस्टेब्लिश होने लगी। क्लियर? तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, इसकी डेट आप लोगों को याद रखनी, इट इज 23 जून। कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कौन था? तो एक साइड थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी साइड थे कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन हारा? तो ऑब्वियसली सिराजुद्दौला जो है इसमें हार गए थे एंड जीता कौन था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांड किसके हाथ में था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में। राइट, तो इतनी चीजें आप लोगों को बैटल ऑफ प्लासी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर विच बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड इन 1765? ठीक है, किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1765 में, ये पूछा गया है। तो वो था बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 में ये बैटल हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो एक साइड पूरी अलायंस थी जिसमें बंगाल के नवाब थे, ठीक है, जिनका नाम है मीर कासिम, दूसरे अवध के नवाब थे और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे। ठीक है, एक साइड ये पूरी अलायंस थी इन लोगों की और दूसरी साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरी अलायंस को हरा दिया था एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है साइन की गई थी। ठीक है, इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू उन्होंने दीवानी राइट्स जो है उसे गेन कर लिए थे। तो ये था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि किस बैटल के बाद हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था? तो आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, जो बैटल ऑफ बक्सर है वॉज फॉट बिटवीन फोर्सेस अंडर कमांड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कौन लीड कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो जो है वो इस बैटल को लीड कर रहे थे फ्रॉम ब्रिटिश साइड। ठीक है, उसके अलावा पूरी कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी? मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे। राइट, तो इसके बाद जब ये बैटल खत्म हो गया जिसमें पूरी अलायंस हार गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, तो यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में बेसिकली ये हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, जो अवध के रूलर थे, ठीक है, जिनका नाम है सुजाउद्दीन, उनसे कहा कि तुम अवध अपने पास रख लो, मुझे रिटर्न में तुम क्या दे दो? कोरा और इलाहाबाद। ठीक है, ये रीजन मुझे दे दो। अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दीन जिनका नाम था, उनसे उन्होंने कहा कि अवध तुम तुम्हारे पास ही रखो, मुझे तुम्हारा अवध नहीं चाहिए, तुम अवध की जगह मुझे कोरा और इलाहाबाद रीजन दे दो, प्लस तुमको 50 लाख वॉर इंडेमनिटी भी देनी पड़ेगी। वॉर इंडेमनिटी मतलब कि वॉर में जो भी लॉसेस हुए हैं वो जो हारता है उसी को पे करना होता था।
ठीक है। तो 50 लाख वॉर इंडेमनिटी भी मांगी थी, किससे? अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दीन से। तो यहाँ पर उसने ले लिया कोरा और इलाहाबाद। बाद में उसने क्या करा कि ये कोरा और इलाहाबाद उठा के किसको दे दिया? शाह आलम सेकंड, जो कि कौन थे? मुगल एम्परर थे। और उससे कहा कि ये रखो कोरा और इलाहाबाद, तुम मुझे दीवानी राइट्स दे दो। किस किस के? बंगाल के, उड़ीसा के और बिहार के। तो इस तरीके से कोरा और इलाहाबाद अवध के रूलर सुजाउद्दीन से लेकर उन्होंने क्या करा, इस कोरा और इलाहाबाद को दे दिया शाह आलम सेकंड को, और उससे कहा कि तुम ये रखो और मुझे दीवानी राइट्स दे दो। दीवानी राइट्स में क्या होता है? दीवानी राइट्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो तुम संभालो, हम जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करेंगे। क्या होता है दीवानी राइट्स में? दो काम होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसी भी टेरिटरी में, दूसरा उस टेरिटरी से रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होता है। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल, उड़ीसा और बिहार के, जिसमें ठीक है तुम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लो, यहाँ पे रूल करना क्या, जो भी लॉ लाना है वो सब तुम देख लो, ठीक है। रिटर्न में मुझे क्या दे दो? तुम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स दे दो, ये होता है दीवानी राइट्स, ठीक है। सो ये हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में, जो कि किसके बाद हुई थी? तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, ठीक है, जो कि 22 अक्टूबर 1964 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड एज हेवन बोर्न जनरल? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग में जन्मा सेनापति कहा गया है? तो बेसिकली विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को ये कहा था, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इन चीज़ों से बन जाते हैं, स्टेटमेंट से बन जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाउ द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, ठीक है, प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ पर है? तो बेसिकली प्लासी वेस्ट बंगाल साइड भागीरथी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड एक जगह थी जहां पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो कहां पर है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित की थी? तो वो कौन थे? तो वो थे मीर कासिम। सो बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन ये हो गई थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिस चीज़ से, ठीक है, इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस से मीर कासिम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ही डिसाइडेड कि मैं इन लोगों से थोड़ा सा दूर चले जाऊँगा ना, तो मैं प्रॉपर एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर पाऊँगा, अपने लोगों को संभाल पाऊँगा। इसलिए मीर कासिम ने डिसाइड करा था कि वह कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है शिफ्ट करेंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। Next question, question number 7, the most decisive battle that led to the establishment of supremacy of British in India was, ठीक है, भारत में अंग्रेजों के वर्चस्व की स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? तो बैटल ऑफ बक्सर है। हम सभी जानते हैं कि फाइनली देखो बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत हुआ था ब्रिटिश पावर कंसोलिडेशन होना, ठीक है, बट बैटल ऑफ बक्सर में से फाइनली जो है ब्रिटिश पावर जो है, ब्रिटिशर्स ने अपनी सुप्रीमेसी भारत में स्टैब्लिश कर ली थी। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिटेल मिल जाएगी, मैं स्टार्टिंग में बता दूँ। एक तो आप लोगों को डेट याद रखनी है, उसके अलावा अलायंस थी, एक साइड बंगाल के मीर कासिम थे, ठीक है, दूसरी तरफ अवध के जो है सुजाउद्दौला थे और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थे, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको कौन लीड करा था? हेक्टर मुनरो लीड करे थे, ठीक है। सो द आर्मीज ऑफ नवाब एंड मुगल एम्परर दे वर डिसाइसिवली डिफीटेड बाय ब्रिटिश फोर्सेस अंडर मेजर हेक्टर मुनरो एट बक्सर। This decisive battle, it confirmed British power over Bengal, ठीक है, marked the end of attempt of rule Bengal through puppet नवाब। यहाँ पर क्या हो रहा था अभी तक कि बंगाल में किसी ना किसी पपेट को ब्रिटिशर्स क्या कर लेते, अपॉइंट कर लेते थे और उसको एज अ पपेट यूज़ करके जो भी वो लोग रूल करवाना चाहते थे वो करवा लेते थे। यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने इसके बाद दीवानी राइट्स ले लिए, भाई तुझे जो करना है कर, हमें दीवानी राइट्स दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई और उसमें जो चीज़ें हुई मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो थोड़ा और यहाँ पे एडिशनल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब तब थे मीर कासिम, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो कौन थे? मुगल एम्परर थे, ठीक है, शाह आलम सेकंड, जिन्होंने क्या करा था, कोरा और इलाहाबाद ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और उनको रिटर्न में दीवानी राइट्स दे दिए थे। किस किस के दीवानी राइट्स दिए थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। कौन थे? शाह आलम सेकंड। कौन थे ये? मुगल एम्परर थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। So, as per the Treaty of Allahabad, Mughal Emperor Shah Alam II was taken under the company's protection. तो इनको कंपनी के प्रोटेक्शन के अंडर ले लिया था and was to reside at Allahabad. The emperor issued an order dated 12th August 1765 जिसमें they were going to grant Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. In return जो कंपनी है had to make an annual payment of 26 lakh to him या to them, ठीक है। सो इसका करें, ये इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ ये देख लो कि हमें इतनी चीज़ तो एटलीस्ट पता है कि बैटल ऑफ प्लासी पहले हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर बाद में हुआ था। तो यहाँ से थोड़ी सी काट छाट करना शुरू करो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमको ऑप्शन ए में ही पहले बैटल ऑफ बक्सर दिख गया है, ठीक है, और पीछे बैटल ऑफ प्लासी दिख गया, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757, बक्सर हुआ था 1764 और बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश इंपॉर्टेंट है याद रखना, बिकॉज बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश जो कि 1760 में हुआ था, ये क्या करता है? ये बताता है कि आफ्टर दिस बैटल जो फ्रेंच पावर था वो उसका एंड हो गया, ठीक है। इट मार्क्स द एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। तो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश भी याद ही रखना पड़ेगा। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले प्लासी हुआ है, फिर वॉन्डिवॉश हुआ है, फिर बक्सर हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे प्लासी दिख रहा है, वॉन्डिवॉश दिख रहा है, बक्सर दिख रहा है, ठीक है। बट फिर यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत दे दिया, यहाँ पे गलत हो गया। फिर यहाँ पर बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश पहले हो गया, बक्सर पहले हो गया, प्लासी हो गया, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो क्लियरली पता चल रहा है ना, ऑप्शन बी सही है। तो पहले हुआ था बैटल ऑफ आम्बोर जो कि 1749 में हुआ था, then battle of Plassey 1757, then battle of Wandiwash 1760 which it marks the end of French supremacy in India, and then battle of Buxar 1764. Clear? Next question, question number 11. Name the French commander who was defeated in the battle of Wandiwash in 1760. ठीक है, तो वो कौन थे? वो थे काउंट डे लेली। उस फ्रांसी कमांडर का नाम बताइए जो 1760 में वॉन्डिवॉश की लड़ाई में पराजित हुए थे। तो काउंट डे लेली जो है वो फ्रेंच को लीड कर रहे थे और बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश में उन्हें डिफीट कर दिया गया था। एंड फाइनली, ठीक है, ये जो बैटल है इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट मार्क्स द एंड ऑफ फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा रंजीत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग टू, ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, ठीक है। तो वो सुखेल चकिया मिसल को बिलोंग करते थे। बेसिकली जो सिख एम्पायर था उसको अलग अलग मिसल्स में वो सब डिवाइडेड थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल जो था वो थे रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह जो है वो कौन से मिसल को बिलोंग करते थे ये पूछा गया है, तो वो सुकेल चकिया मिसल को बिलोंग करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर को बना रखा था। बेसिकली लाहौर को इन्होंने सीज करा था एक रूलर जिनका नाम है ज़मान शाह से, और उसके बाद उन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। सो इन जुलाई 1799 रंजीत सिंह ही सीज्ड लाहौर, ठीक है। मैंने अभी बता दिया उन्होंने ज़मान शाह से उसे सीज करा था, एंड ही डिक्लेयर्ड इट एज द कैपिटल। देन ही कैप्चर, फिर बाद में उन्होंने अमृतसर को कैप्चर कर लिया था 1805 में, और फिर उन्होंने लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बनाया पंजाब की, और अमृतसर को कल्चरल कैपिटल बनाया था। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखना, लाहौर क्या थी इनकी? पॉलिटिकल कैपिटल, ठीक है। एंड अमृतसर को क्या बनाया था उन्होंने? कल्चरल कैपिटल, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखना, कहीं इसमें आपसे गलती ना हो जाए एग्जाम में, राइट। अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि महाराजा रंजीत सिंह की कल्चरल कैपिटल क्या थी, तो आप लोग लाहौर करके आ जाएंगे, तो नहीं, याद रखिएगा लाहौर उनकी पॉलिटिकल कैपिटल थी और अमृतसर उनकी कल्चरल कैपिटल थी। लाहौर को उन्होंने कैपिटल 1799 में बनाया था जब उन्होंने ज़मान शाह से इसे सीज कर लिया था, एंड अमृतसर को इन्होंने 1805 में बनाया था कैपिटल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, रंजीत सिंह गॉट द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, ठीक है, रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे मिला था? तो इनको ये हीरा मिला था शाह सूजा दुरानी से, ठीक है, एक अफगानिस्तान से थे, उन्होंने ये डायमंड जो है कोहिनूर डायमंड किसको दिया था? रंजीत सिंह को दिया था, ठीक है। देखिए इसकी टाइमलाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो रंजीत सिंह भी उन्हीं इंपॉर्टेंट रूलर्स में से है जिनको कोहिनूर डायमंड मिला था शाह सूजा दुरानी से, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। Next question, question number 15, who among the following has said, God intended me to look upon all religions with one eye, that is why he took away the light from the others, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरों से प्रकाश छीन लिया। तो मैंने कहा ना कि स्टेटमेंट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते, तो इसलिए हम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी कवर यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज़ कही थी महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरों से प्रकाश छीन लिया है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इंग्लिश में पूछ लिया जाए, तो आप लोग इंग्लिश वाला भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो उनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? तो सिख एम्पायर के अंतिम राजा कौन थे? तो वो थे दिलीप सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह सिख एम्पायर के लास्ट रूलर थे, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब जब आप लोग सिख एम्पायर और ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब का एनेक्सेशन कैसे हुआ था, तो वहाँ पर आपको पूरी क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बस याद रखिएगा कि लास्ट रूलर कौन थे? तो वो थे दिलीप सिंह। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन? सो बेसिकली पंजाब जो है उसे क्या कर लिया गया था? एनेक्स कर लिया था 1849 में। तो जब पंजाब को एनेक्स कर लिया गया, उसके बाद क्या था कि इनको पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन करना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या करा, एक बोर्ड ऑफ 3 करके मेंबर्स को अपॉइंट करा था, जिसमें 3 मेंबर्स थे बेसिकली, जिसमें एक थे हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स, ठीक है। इन तीनों को अपॉइंट किया गया था ताकि पंजाब का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो बोर्ड ऑफ 3 में, ये जो नीचे ऑप्शन दे रखा है उसमें से वो एक पर्सन कौन था जो उस बोर्ड ऑफ 3 में शामिल नहीं था? तो वो थे ऑप्शन ए वाले पर्सन, HM एलियट, ठीक है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब राज्य के विलय के बाद प्रशासन करने के लिए तीनों के बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ 3 याद रखना, उसके सदस्य नहीं थे? तो वो थे HM एलियट, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी अपॉइंटेड अ बोर्ड ऑफ 3 टू मैनेज अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब आफ्टर इट्स एनेक्सेशन, जो कि कब हुआ था? 1849 में हुआ था, इन विच हेनरी लॉरेंस कौन थे? तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था इस बोर्ड ऑफ 3 का, और ये दोनों जो है काउंसिल के मेंबर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसो वॉर, ठीक है, प्रथम एंग्लो मैसो युद्ध में कौन विजय हुआ? ठीक है, तो पहली चीज़ ये याद रखना कि टोटल 4 एंग्लो मैसोर वॉर हुए थे, जिसमें से सिर्फ फर्स्ट एंग्लो मैसोर वॉर में मैसूर जो है वो जीता था, ठीक है। जो किसके अंडर लड़ा गया था? तो एक साइड मैसूर को लीड कर रहे थे हैदर अली, और दूसरी साइड ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो यहाँ पर हैदर अली ने उनको बुरी तरीके से हराया था। इनके बीच में ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें, ठीक है, हैदर अली ने अपनी शर्तें रखी थी, अपनी कंडीशंस के बेसिस पर उस ट्रीटी को साइन करवाया था, ठीक है। बट 4 एंग्लो मैसूर हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये लोग जीते थे, ठीक है। तो कौन यहाँ पर था? तो वो थे हैदर अली। सो एडिशनल देखिए तो वॉर किसके बीच में? तो ऑब्वियसली ब्रिटिश एंड हैदर अली के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। हैदर अली ही फॉट ब्रेवली, उन्होंने मैंगलोर को कैप्चर कर लिया था 1768 में। देन वो मद्रास तक पहुंच गए थे, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डेरा डाल रखा था। एंड जैसे ही वो मद्रास पहुंचे तो यहाँ पर जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिश थे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस हो गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया, ठीक है। यहीं पर ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन किया गया था 1769 में हैदर अली की कंडीशंस पर, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखनी। पहली चीज़ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का ईयर याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन जीता था ये याद रख लेना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल खत्म किससे हुआ है? तो वो हुआ है ट्रीटी ऑफ मद्रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली, ठीक है, बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, वो कौन थे? तो पोर्टोनोवो की लड़ाई में हैदर अली को हराने वाले ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ठीक है, तो वो थे सर आयरकुट। ठीक है, सर आयरकुट ने क्या करा था, जो बैटल ऑफ पोर्टोनोवो है बेसिकली ये सेकेंड एंग्लो मैसो वॉर जब चल रहा था उस दौरान हुआ था। ठीक है, और उस दौरान हैदर अली को सर आयरकुट जो है उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो हुआ कब था बैटल ऑफ पोर्टोनोवो की बात करूं तो बैटल ऑफ पोर्टोनोवो 1 जुलाई 1781 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये हुआ किस किस के बीच में था, तो ऑब्वियसली किंगडम ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कौन लीड करे थे, आयरकुट, एंड आयरकुट ने हैदर अली को डिफीट कर दिया था इस बैटल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। बेसिकली ना इस बैटल के बाद ही थोड़ा सा मैसूर वीक होने लगा था। ठीक है, और इस बेसिकली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करूँ तो यहाँ पे ना तो कोई हारा था ना तो कोई जीता था। ठीक है, यहाँ पर समझौता हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट। ठीक है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी और उसकी स्थापना कहाँ पे की थी, तो उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में अपनी कैपिटल को बनाया था। सो देखिए, टीपू सुल्तान से पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि श्रीरंगपट्टनम को इन्होंने कैपिटल बनाया था। जैकोबियन क्लब के फाउंडर हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फ्रेंच के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। इन्होंने द ट्री ऑफ लिबर्टी इसे प्लांट करा था एज अ सिंबल ऑफ पीस एंड अलायंस बिटवीन फ्रांस एंड मैसूर। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है इसे प्लांट करा था ये शो करने के लिए कि एक अच्छा अलायंस जो है फ्रांस और मैसूर के बीच में। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में भी मॉडर्न लाइन में बहुत सारी एम्बेसीज भी इस्टेब्लिश करी थी। तो पहली चीज़, श्रीरंगपट्टनम को कैपिटल बनाया था, जैकोबियन क्लब इस्टेब्लिश करा था, ट्री ऑफ लिबर्टी जो है इसे प्लांट करा था, और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज जो है उसे भी क्या करा था इन्होंने, ओपन करा था। तो इतनी चीज़ें जो है टिप्पू सुल्तान से अक्सर आपको इतने क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन डिड टिप्पू सुल्तान डाई एट वॉर विथ ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेजों के साथ युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु जो है कब हुई थी, राइट? तो जब लास्ट वॉर चल रहा था, दैट इज 4th एंग्लो मैसूर वॉर, उस दौरान टिप्पू सुल्तान की डेथ हुई थी। ठीक है, जो कि हुआ था 1799 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो द 4th एंड फाइनल वॉर इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड मैसूर इन 1799 विच एंडेड द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मैसूर। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम को कैप्चर कर लिया गया था, टिप्पू सुल्तान को मार दिया गया था डिफेंस के नाम पर, और यहाँ पर वेलेस्ली और स्टुअर्ट जो है हैड लेड ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग दिस वॉर। तो 4th एंग्लो मैसूर वॉर को बेसिकली वेलेस्ली एंड स्टुअर्ट लेड करे थे। ठीक है, जब ये बैटल खत्म हुआ तो वेलेस्ली को एक टाइटल दिया गया था, दैट इज मार्क्विस। मार्क्विस बेसिकली एक नोबल मैन को कहा जाता है, एक हेरिडिटरी रैंक आप कह सकते हो यूरोप में। तो ये मार्क्विस टाइटल जो है किसको दिया गया था, वेलेस्ली को दिया गया था फॉर द विक्ट्री ऑफ मैसूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को खत्म किया गया था। ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। What was the reason for second एंग्लो मैसूर वॉर? ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए, हमको सभी को पता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में एक ट्रीटी साइन की गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। सो ट्रीटी ऑफ मद्रास में बेसिकली ये कहा गया था, ट्रीटी ऑफ मद्रास के एक लाइन ऐसा था जिसमें ये कहा गया था कि इन फ्यूचर अगर कभी कोई मैसूर पर अटैक करता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाएगी मैसूर की मदद करने के लिए। ठीक है, बट ये चीज़ जो है इस ट्रीटी को ब्रीच करा था ब्रिटिश ने। कैसे ट्रीट करा था, मैसूर पर मराठास ने अटैक करा था। इस दौरान मैसूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी आर्मी लेकर आएंगे इनकी मदद करने के लिए, बट वो लोग नहीं आए और उन लोगों ने मैसूर की मदद नहीं करी। ठीक है, तो ये पहला हो गया ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो हमको दिख रहा है सही। ठीक है, कि ट्रीटी ऑफ मद्रास का जो एक स्टेटमेंट था, एक जो लाइन थी, उसको क्या करा था इन्होंने, ब्रीच करा था। ठीक है, बेसिकली मदद करने आना चाहिए था बट आए नहीं थे। दूसरा, यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे विच वॉज अंडर हैदर्स प्रोटेक्शन, ये स्टेटमेंट भी सही है। माहे स्ट्रेटेजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन थी हैदर के लिए, हैदर अली के लिए,
रीज़न ये था कि जितने भी वेपन्स आते थे, वॉर वेपन्स आते थे, फ्रेंच जो है वो वॉर वेपन्स को माहे तक लेकर आते थे, जो कि बाद में मैसूर यूज़ करता था, ठीक है, अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन वेपन्स की उनको ज़रूरत पड़ती थी जो कि माहे से आते थे, ठीक है। और ब्रिटिश ने उसको अटेम्प्ट करने, दे ट्राइड टू कैप्चर माहे, और यहीं पर गुस्सा आ गया ऑब्वियसली, ठीक है। और यही रीज़न था, ये ही एक रीज़न था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। समझ गए रीज़न क्या था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का स्टार्ट होने का? तो पहला, ब्रीच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरा, ब्रिटिश अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे, जो कि हैदर अली के प्रोटेक्शन के अंडर था। सो यहाँ पर आपको रीज़न मिल जाएगा, दे फेल्ड टू अडियर टू ट्रीटी ऑफ मद्रास, जिसमें ये कहा था कि जब भी कभी मैसूर पर अटैक होगा तो ब्रिटिश अपनी आर्मी लेकर आएंगे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। सो द ब्रिटिश फेल्ड टू अडियर द ट्रीटी ऑफ मद्रास व्हेन मैसूर वाज अटैक्ड बाय मराठा आर्मी। ट्रीटी के अकॉर्डिंग हैदर अली वाज प्रोमिस्ड द हेल्प ऑफ इंग्लिश इन केस ही वाज अटैक्ड बाय एनी अदर पावर, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली हैदर अली ने ये कहा था, ही अक्यूज देम फॉर ब्रीच ऑफ फेथ। Moreover, Hyder Ali, he found the French more resourceful in terms of fulfilling the army requirements of guns and lead, जिन भी चीज़ों की इनको ज़रूरत पड़ती थी। Consequently, he started importing French war materials to Mysore through माहे। तो वो माहे को यूज़ करके उनके जितने भी वॉर मटेरियल्स है उसे पहुँचाते थे, और ब्रिटिशर्स जो है दे ट्राई टू कैप्चर माहे, जो कि हैदर अली के प्रोटेक्शन के अंडर था। तो यही रीज़न था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के शुरू होने का। क्लियर? Next question, question number 25. Who was the British Governor General during Third Anglo-Mysore War? ठीक है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक। ट्राई टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। मेनली जब भी कोई बैटल होता है तो उसकी ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी, पीस ट्रीटी क्या साइन हुई थी, बैटल कब हुआ था, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लीड करा था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यूजुअली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु अमंग द फॉलोइंग was inspired by the ideals of French Revolution? I think बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित हुआ था? ऑब्वियसली वो जिसे जैकोबियन क्लब इस्टेब्लिश करा था, ऑब्वियसली वो जिसने लिबर्टी ट्री जो है उसे प्लांट करा था। तो थोड़ी सी हिंट दे दिए, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।